नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हुए आज हम राजस्थान की प्रतिष्ठित परीक्षा राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती 2021 के बारे में बात करने वाले हैं। हर विद्यार्थी का सपना होता है कि मैं जीवन में राजस्थान का निवासी हूं तो राजस्थान की सर्वोच्च सेवा का हिस्सा बनते हुए उस अधिकारी पद को प्राप्त करूं जिससे स्वयं गर्वानुभूति कर सके और पूरे समाज में उसे लगता है कि मैं अपनी एक अमिट छाप छोड़ना चाहता हूं। आपने देखा होगा अभी अभी हमारी प्रारंभिक परीक्षाएं हुई है और इस बार सर्वाधिक परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया है। आज तक के इतिहास में सर्वाधिक संख्या में प्रतियोगी परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया है। कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि राजस्थान में विज्ञप्ति निकल रही है और महीने 2 महीने में ही परीक्षा की दिनांक हमारे सामने आ रही है और इतने जल्दबाजी में हम ठीक तरह से तैयारी नहीं कर पा रहे। लेकिन आज ही जब समाचार पत्र को पढ़ा तो थोड़ी सुखद अनुभूति हुई कि आरएस मेंस की जो परीक्षाएं हैं उसमें कम से कम 6 महीने या उससे अधिक का समय लगने वाला है। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा एक सुखानुभूति है। हमारे जितने भी विद्यार्थी जिनका पेपर प्रारंभिक परीक्षा में प्री में बहुत अच्छा हुआ है उनको बिना समय गंवाए हुए एक अच्छा समय हमें मिलने वाला है, तो हमें सटीक रणनीतिक तैयारी कर लेनी चाहिए। फिर हम दोष नहीं देंगे क्योंकि आज के अखबार से ये मुझे महसूस हुआ है कि हमें अच्छा समय मिलने वाला है और जिन्होंने अच्छी तैयारी का मन बना लिया है, दीपावली का त्यौहार हमारा चला गया है और अगली दीपावली से पहले देखिए आपकी ये मुख्य परीक्षा हो जाए, आपके इंटरव्यू हो जाए और आप सफल हो जाए, ऐसी शुभकामनाएं मैं करता हूं। लेकिन आज थोड़ा पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं और हिंदी विषय पर किस तरह से हम तैयारी करने वाले हैं उस पर थोड़ी सी सटीक चर्चा हम करने वाले हैं। तो आइए हम आरएस भर्ती मुख्य परीक्षा के सिलेबस पर थोड़ी चर्चा करते हैं और मेरा पूरा फोकस जो है हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के ऊपर रहने वाला है। आइए किस तरह से हम अपनी तैयारी को अंजाम दें, देखिएगा। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि ये जो मुख्य परीक्षा है, इस मुख्य परीक्षा में हमें लिखना है वर्णनात्मक प्रश्न हमारे सामने, क्योंकि आपने मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्नों को अच्छे से कर लिया है और उसमें आप सफलता हासिल करेंगे, पक्की बात है। लेकिन मेंस का पूरा दारोमदार किस पर है? आपकी लेखन शैली पर है। और आप ये अच्छे से समझ लें कि लेखन शैली किसका विषय है? भाषा का विषय है। इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी जिनका माध्यम अंग्रेजी भी हो सकता है और जिनका माध्यम हिंदी भी हो सकता है, जिनका माध्यम अंग्रेजी उनको हिंदी का पेपर देना ही देना है और जिनका माध्यम हिंदी है उनको भी अंग्रेजी का एक पेपर देना ही देना है। भाषा का हमें एक पेपर जो है वो करना ही करना है। इसलिए आपकी भाषा हिंदी हो या अंग्रेजी, आपकी लेखन शैली भाषा पर निर्भर करती है। इसलिए क्यों नहीं हम भाषा के पेपर को इतना अच्छे से तैयार करें। आप जानते हैं कि आप 4 पेपर यहां पर देने वाले हैं मुख्य भर्ती परीक्षा में और प्री में जितने 15 गुना जो भी हमारे पद हैं उन पदों के 15 गुना विद्यार्थियों को कम से कम मेंस परीक्षा के लिए लिया जाएगा। तो आप देखें कि किस तरह से मेंस में हम अपना अच्छा सा रणनीतिक कौशल दर्शाएं। आप देखेंगे कि कितने हमारे सामने पेपर होने वाले हैं। 4 पेपर हमारे सामने हैं। प्रत्येक पेपर का आपको पता है कि 3 घंटे हमको समय मिलने वाला है और इस 3 घंटे में हमको अपना लेखन कौशल और जिसमें अभ्यास अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है उस अभ्यास के बलबूते पर हमें
अधिकतम आप देखिए कितने अंकों की बात की जा रही, पहला पेपर 200 अंक है, दूसरा पेपर जो है 200 अंक है, तीसरा पेपर 200 अंक है और चौथा पेपर जो आप कह सकते हैं कि मेरे से संबंधित है ना, और इसका एक पार्ट जिसको आप सामान्य हिंदी के नाम से यहाँ पर इंगित किया गया है, ये सामान्य हिंदी जो है वो बहुत अच्छे से मैं आपकी तैयार करवाने वाला हूँ, पूरा मन बना चुका हूँ। तो अब आप देखिए ये जो 800 अंकों की योजना है, मैं तो ये मानता हूँ कि जिसने इसमें अधिकतम अंक अर्जित कर लिए हैं वो बहुत बिंदास होकर इंटरव्यू फेस करेगा, साक्षात्कार को बहुत अच्छे से फेस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा बेस यहीं से बनता है। आप इस भर्ती परीक्षा में उच्च पदों को प्राप्त करने के लिए अगर आप आपके मन में इच्छा रखते हैं तो बस इन 800 में से हमें अधिकतम अंकों को प्राप्त करना है। हमारा टारगेट है 800 अंक, लेकिन हम जानते हैं कि लिखित परीक्षा है, इसमें 800 में से 800 हमें मिलेंगे नहीं, लेकिन हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, 800 अंक हमें लाने हैं, है ना। अब आप देखिए बाकी सब आपका पहला प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन फर्स्ट, दूसरा है सामान्य अध्ययन सेकंड और तीसरा जो नाम दे रखा है सामान्य अध्ययन थर्ड। ये 3 पेपर आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। चौथे पेपर में हिंदी विषय को लेकर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं और उस सिलेबस की हम बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं हम। देखिए जनरल हिंदी की जब हम बात करते हैं तो जनरल हिंदी सबसे पहले आप देखेंगे कि अंकों की बात करते हैं तो कितने अंक जो है जनरल हिंदी में हमें स्कोर करने होते हैं, तो आप देखेंगे ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला आप देखेंगे भाग अ, पहला पार्ट आप देखेंगे क्या है, भाग अ। और जब भाग अ की हम बात करते हैं तो भाग अ जो है वो कितने अंकों का है, भाग अ 50 अंकों का है। ठीक है, अब सबसे पहले हम भाग अ की ही बात कर लेते हैं कि किन किन बिंदुओं पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो आप देखिएगा भाग जो अ है उस पर हम चर्चा करते हैं। भाग अ, भाग अ में सबसे पहला जो हमारा बिंदु है वो है संधि एवं संधि विच्छेद, है ना। संधि एवं संधि विच्छेद, यानी आपके सामने जो प्रश्न आने वाले हैं उसमें आपको या तो संधि विच्छेद दिया होगा और आपको संधि पद बनाना है, या आपको संधि पद दिया होगा उसका आपको संधि विच्छेद करना है। जैसे बहुत सामान्य तरीके से हिमालय शब्द दे रखा है और आपको उसका संधि विच्छेद करना है तो हिम धन आलय लिखना है क्योंकि रिटर्न है ना। और अगर आपके सामने हिम धन आलय लिखा हुआ है और आपको कहा गया है कि संधि पद बनाइए तो हमें हिमालय लिखना है। मैं एक सरल से उदाहरण से चर्चा कर रहा हूं, है ना, ये उदाहरण परीक्षा में आए ऐसा नहीं कह रहा। ठीक है, तो संधि विच्छेद का और संधि का पूरा ज्ञान हमको करना है। तो हम इससे पहले संधि का पूरा ज्ञान हमें अच्छे से हो जाए इसके लिए हम वर्ण का ज्ञान लेंगे और वर्ण के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे, है ना। मैं आपको वर्णों से ही शुरू करवाऊंगा और ये मान के चलिएगा कि आपको हिंदी नहीं आ रही है और मैं सिखाने का प्रयास करूंगा, यानी 0 से हम हिंदी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वर्ण से हम शुरू करेंगे। ये सीधे सीधे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अच्छे से संधि समझें इसके लिए वर्णों को समझना बहुत आवश्यक है। दूसरा बिंदु आप देखिएगा उपसर्ग। उपसर्ग की हम बात करते हैं तो उपसर्गों का सामान्य ज्ञान और उनके संयोग से शब्दों की संरचना और शब्दों में विद्यमान उपसर्गों को क्या करना है, पृथक करना है, अलग करना है। जैसे यहां आपके सामने कम से कम 2 प्रश्न होते हैं, है ना, और अधिकतम आप देखेंगे कि 4 अंक जो है वो उपसर्ग कवर करता है, 4 अंक जो है वो संधि वाला पार्ट हमारा कवर करता है ना। तो उपसर्गों को हमें अलग करना है या उपसर्ग और मूल शब्द दे रखे हैं उनसे मिलकर हमें एक पूरा शब्द बनाना है, इस तरह के प्रश्न हमारे सामने होंगे। उपसर्ग, फिर देखिएगा प्रत्यय के बारे में, प्रत्यय का सामान्य ज्ञान और उनके संयोग से शब्दों की संरचना और शब्दों में विद्यमान प्रत्ययों को क्या करना है, अलग करना है। कई बार आप देखेंगे विगत परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हैं तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें आपको ये 4 जो शब्द दे दिए गए हैं उसमें आपसे केवल ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है,
तो आपको उसमें से प्रत्यय अलग करके लिखना है। कभी कभी आपसे पूछा जा रहा है कि सीधा आपसे कहा जाएगा कि अप्रत्यय से बनने वाले 4 शब्द लिखिए। अब अप्रत्यय से बनने वाले 4 शब्द लिखने हैं आपको, है ना, या एय प्रत्यय से बनने वाले 4 शब्द लिखने हैं, अयन प्रत्यय से बनने वाले शब्द लिखने हैं। तो इस तरह के प्रश्न हमारे सामने आएंगे जिनको हम बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। फिर आप देखिएगा चौथा जो बिंदु है हमारा यहाँ पर, वो है शब्द युग्मों का अर्थ भेद, यानी समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, है ना, यानी सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन उनके अर्थ जो हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं। ये अभ्यास का विषय है, थोड़ा समझ का भी विषय है ये वाला बिंदु, और कुछ हम शॉर्ट ट्रिक के साथ इस बिंदु को बहुत अच्छे से कवर करेंगे ताकि अधिकांश शब्द युग्म आप अच्छे से समझ पाएं। मैं यहाँ उदाहरणों सहित इसलिए बात नहीं कर रहा कि आज मेरा उद्देश्य केवल आपको थोड़ा सिलेबस समझाना है ना, हम विस्तार से आने वाली कक्षाओं में चर्चा करने वाले हैं। फिर आप देखिए एक वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं वन वर्ड। ठीक है मित्रों, वन वर्ड। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर न जोता हुआ खेत, आपके सामने वाक्यांश आया। अब हमें एक शब्द में इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त कर सकते हैं, तो वो जब हम अभ्यास करेंगे ध्यान में होगा तो हम लिख लेंगे, और अगर हमें ध्यान में नहीं है तो हम वहां नहीं लिख सकते क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन हो तो फिर भी हम कुछ न कुछ अंदाज लगा सकते हैं। अवचेतन मन में कोई बात हो तो सामने ऑप्शन देखकर कहीं न कहीं, है ना, वो मैच कर जाता है। लेकिन यहां पर हमें लिखना होगा, और न पहना हुआ वस्त्र या न जोता हुआ खेत, इन दोनों ही वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, वो है अप्रहत, है ना, अप्रहत। ऐसे में लिख रहा हूं आपको अप्रहत, ये वन वर्ड है। तो इस तरह से हमारा अभ्यास होने वाला है, तब जाकर हम वन वर्ड से भी जो है अच्छे से हम इन प्रश्नों को भी हम ठीक कर पाएंगे। फिर आप देखिए अगला जो हमारा बिंदु है वो है वाक्य एवं शब्द शुद्धि। 2 टॉपिक इस एक ही बिंदु में रखे हुए हैं, जिसको हम अलग अलग कहें तो एक शब्द शुद्धि है, ये नए टॉपिक ऐड किए हैं, है ना, जो इससे पीछे वाली भर्ती परीक्षा में थे। उससे पहले इसमें मेंस में शब्द शुद्धि वाला टॉपिक नहीं था, है ना। तो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि आप देखें 2 टॉपिक हैं जिनको एक ही बिंदु में लिखा हुआ है। अब यहां विभिन्न व्याकरणिक अशुद्धियों वाले वाक्य एवं शब्दों को शुद्ध करना, यानी एक प्रश्न आपके सामने वर्तनी शुद्धि के संबंध में आने वाला है और एक प्रश्न आपके सामने वाक्य शुद्धि के संबंध में आने वाला है। और अधिकतम हम देखें तो 4 अंकों का 4 हो सकते हैं, यहाँ 8 अंकों का इस बिंदु को हम मान सकते हैं। अधिकतम 8 अंक जो है इस बिंदु से कवर हो सकते हैं, है ना, और कम से कम 4 अंक। तो हमें डे 1 से, पहले दिन से जब हम हिंदी पढ़ने का अभ्यास करते हैं तो हमें वर्तनी पर बहुत ध्यान देना होगा। अगर हम वर्तनी शुद्धि पर ध्यान नहीं देंगे तो आप सोचिए हिंदी में तो हम गलती करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम जो सामान्य अध्ययन पहला, दूसरा और तीसरा पेपर देंगे उसमें भी कई ऐसे शब्द हैं जिनको वर्तनीगत ढंग से हम ठीक नहीं लिखेंगे। अब कोई कहेगा सर उन पेपर्स में वर्तनी का क्या लेना देना, लेकिन मेरा ये मानना है कि भले ही उसमें लेना देना थोड़ा कम हो, लेकिन शुद्ध लिखें तो आखिर एक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कीजिए हमने सही लिखा है तो अच्छा ही लगेगा, भूगोल हमने सही लिखा है वहां तो अच्छा ही लगेगा। कहीं ऐसा नहीं है कि हम भूगोल वहां पर वर्तनी की दृष्टि से ठीक नहीं लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो इंप्रेशन है वो ठीक नहीं जाता है ना। तो भाषा और वर्तनी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अगला आप देखेंगे, अगला हमारा बिंदु है, आप देखें यहां अगला बिंदु देख लीजिएगा, जिसमें आप देखेंगे कि हाँ, वाक्यांश के लिए वाक्य शुद्धि वाला हो गया हमारे पास। फिर आप देख लीजिएगा हाँ, फिर यहां आप देखेंगे कि मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, उनका क्या है, अनुप्रयोग है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का क्या है, अनुप्रयोग है, यानी उनका प्रयोग कैसे करना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि मुहावरे और
लोकोक्तियों का प्रयोग करना हमें सीखना है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, लोकोक्ति और मुहावरों का अर्थ ध्यान में होगा तो उसका हम वाक्यों में सही प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारी लोकोक्ति और मुहावरों को हम बचपन से ही सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें बहुत सारी लोकोक्ति और मुहावरों को ठीक से पढ़ना होगा। ये हमारे लिए बहुत जरूरी होगा क्योंकि हम प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं और अधिकतम अंक हासिल करना हमारा लक्ष्य है। तो मैं बहुत सारे मुहावरों और लोकोक्तियों का अभ्यास आपको आने वाली कक्षाओं में कराऊंगा, है ना। उसके बाद आप देखिएगा पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द। प्रशासन में जो अंग्रेजी के शब्द हैं प्रयुक्त होने वाले, उनकी जगह पर हम हिंदी में कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, या हिंदी में जिस शब्द का प्रशासन के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है उस शब्द का अंग्रेजी वर्जन क्या है, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एक शब्द है हमारे पास अंग्रेजी में, एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ हुआ क्या हुआ, प्रशासन। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक शब्द है अंग्रेजी में जो प्रशासन के संदर्भ में राजकाज में प्रयुक्त होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव का अर्थ यहां पर होगा प्रशासनिक। तो इस तरह के बहुत सारे अंग्रेजी शब्द और उनके समानांतर हिंदी शब्दों को हमें पढ़ना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये प्रशासनिक शब्दावली। और फिर है पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द खूब सारे होते हैं, महत्वपूर्ण शब्दों के साथ हम चर्चा करेंगे, अभ्यास करेंगे। और विलोम शब्द भी बहुत सारे होते हैं, तो हम कैसे याद करें, हमें प्रतिदिन 5 विलोम शब्दों को, 5 पर्यायवाची शब्दों को, 5 लोकोक्तियों को, 5 मुहावरों को लिख लिख कर याद करना चाहिए। क्योंकि लिख कर याद करेंगे ना, तब आप देखेंगे कि हमारी जो स्मृति है वो बहुत मजबूत हो जाती है और हमें लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए हम रोज 5 यानी जितने आपको बिंदु बताए हैं मैंने यहाँ पर, उन प्रत्येक बिंदुओं को अगर आप उनके 5-5 उदाहरण लिखेंगे तो आप देखेंगे कि महीने भर में आपके पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो जाएंगे। और कैसे इसको हम करेंगे ये मैं आगे की कक्षा में आपको डिटेल में बताऊंगा। आज मेरा उद्देश्य है केवल सिलेबस समझाना। तो आप देखिएगा ये जो भाग अ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितने अंक कवर कर रहा है, 50 अंक। कोई विद्यार्थी मेरे से पूछे कि सर इस 50 में से 50 अंकों को प्राप्त किया जा सकता है क्या, तो मेरा उत्तर है बिल्कुल किया जा सकता है। गणित की तरह ही आपको इसमें नंबर मिलने वाले हैं। आपने सही संधि विच्छेद किया तो मिलने वाला है आपको पूरा जो है प्रश्न का जो आपको अंक भार है वो मिलने वाला है ना। अगर आपने लोकोक्ति और मुहावरों का सही प्रयोग कर दिया है, सही विलोम शब्द लिख लिए तो बिल्कुल मिलने वाले हैं। यानी गणित की तरह यहाँ पर आपको कैलकुलेशन के अनुसार आपको अंक मिलने वाले हैं। तो ये हमारा बहुत स्कोरिंग पार्ट है जिसको हमें तैयार करना चाहिए और कहीं कोताही नहीं बरतनी है। क्योंकि अगर हिंदी में हम कहेंगे कि सर्वाधिक स्कोरिंग वाला अगर भाग है तो वो कौन सा है, भाग अ। इसलिए जिस अभ्यर्थी ने भाग अ की बहुत अच्छी तैयारी कर ली है वो मान के चलिएगा कि हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर करने वाला है। क्योंकि जो भी एग्जामिनर होगा उसके ऊपर सबसे पहले आप मनोवैज्ञानिक रूप से विषयगत प्रभाव जो डालने वाले हैं वो इस भाग अ से ही डालने वाला है। तो भाग अ को साथियों बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसका मतलब ये नहीं कि भाग ब को हम तैयार नहीं करेंगे, मेरे कहने का अर्थ वो नहीं है। हम भाग ब को भी बहुत अच्छे से तैयार करने वाले हैं। देखिए भाग ब में कौन कौन से टॉपिक्स हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए भाग ब भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस भाग ब की जब हम बात करते हैं तो भाग ब में हमारे सामने क्या क्या आने वाला है आप देख लीजिएगा। हाँ, भाग ब आप देखेंगे तो भाग ब में सबसे पहले आप देखिए ये जो पूरा भाग है ये रचनात्मक है। कैसा है, रचनात्मक है। यहां आपको अपनी रचना धर्मिता दिखानी होगी। रचनात्मक भाग है। वो जो भाग था उसको हम कह सकते हैं कि वो स्मरणार्थक भाग है। उसमें स्मरण करने का काम ज्यादा है, समझने का काम ज्यादा है, लेकिन यहां रचना धर्मिता आपको प्रदर्शित करनी है। अब इस 50 अंक में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो यहां 3 बिंदु दे रखे हैं। पहला बिंदु संक्षिप्तीकरण। क्या करना है,
संक्षिप्तीकरण करना है। और संक्षिप्तीकरण जो करते हैं वो हम क्या करते हैं, 1/3 शब्दों में लिखते हैं। कितने शब्दों में लिखते हैं, 1/3, है ना, 1/3 शब्दों में हमें लिखना है ना, यानी 1/3 जो शब्द हमें लिखेंगे गद्यांश में उनको 1/3 शब्दों में हमें लिखना है। अब ये 1/3 शब्द लिखना बहुत सरल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ अभ्यास हमें होना चाहिए किस तरह से हम बहुत सारे शब्दों को वाक्यांशों के रूप में समेटते हुए उसी बात को 1/3 शब्दों में कह देंगे। ये अपने आप में कला है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, है ना। हम बहुत सारे उदाहरणों के साथ चर्चा करेंगे किस तरह से 1/3 शब्दों में हम अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, अब यहां आप देखेंगे गद्यावतरण की शब्द सीमा कितनी है, 150 शब्द, और उसका संक्षिप्तीकरण कितने में करना है, 50 शब्दों में। यानी 150 शब्दों में गद्यांश आपके सामने आने वाला है और उस गद्यांश में हम क्या करने वाले हैं, 50 शब्दों में उसको हमें समेटना है। ठीक है, और आप देखेंगे, और फिर एक अगला जो है हमारा क्या है, पल्लवन, जिसको कह सकते हैं वृद्धिकरण। अब इस वृद्धिकरण में क्या होता है, सुक्ति, काव्य की पंक्ति, प्रसिद्ध कथन आदि का क्या करना होता है, भाव विस्तार करना होता है। ठीक है, भाव विस्तार। अब यहां कोई लोकोक्ति मुहावरा भी हो सकता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अब इसका पल्लवन करना हमको, है ना। वो हमें, आप सोचिए कितने 150 शब्दों में इस पंक्ति का क्या करना है, पल्लवन करना है ना। तो पल्लवन करने का भी अपना एक अंदाज है, अपना एक तरीका है, अभ्यास है, और कुछ अभ्यास के साथ हम बहुत अच्छा पल्लवन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा ये जो संक्षिप्तीकरण है इसमें आपको उचित शीर्षक भी देना होता है और 1/3 शब्दों में उसका संक्षिप्तीकरण भी करना होता है। यानी इसमें 2 प्रश्न हमारे सामने हैं, एक तो उसका शीर्षक, उसका नंबर हमको अलग मिलने वाला है, और एक क्या है, 1/3 शब्दों में उसका क्या करना है, संक्षिप्तीकरण करना है। और यहाँ वृद्धिकरण, अब यहाँ पर हमें 2 सूक्तियां मिल सकती, 2 वृद्धिकरण करने के लिए हमें मिल सकते हैं। और फिर आप देखिए तीसरा जो पार्ट है बहुत महत्वपूर्ण ड्राफ्टिंग पार्ट है, पत्र लेखन एवं प्रारूप। पत्र लेखन और प्रारूप में हमें क्या क्या, एक तो कार्यालयीय पत्रों को पढ़ना है, एक निविदा को पढ़ना है, एक परिपत्र को पढ़ना है, अधिसूचना को पढ़ना है और अर्धशासकीय पत्र को पढ़ना है। तो आप देखेंगे कार्यालयीय पत्र 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 5 चीजों को हम यहां पर अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, जिसमें कार्यालयीय पत्र आ गए, निविदा टेंडर, है ना, परिपत्र सर्कुलर, अधिसूचना और अर्धशासकीय डेमी ऑफिशियल लेटर, इनको बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करते हुए पढ़ेंगे। तो आप देखिए ये जो 3 पार्ट हैं वो हमारे कितने अंक कवर कर रहे हैं, 50। कितने अंक कवर कर रहे हैं, 50। अब किसी मित्र का प्रश्न है कि क्या सर इसमें 50 में से 50 अर्जित कर सकते हैं, तो आपको मैं कह दूं कि सर भी अगर परीक्षा में लिखें तब भी उनको 50 में से 50 नहीं मिलेंगे। अब आप सोचें क्यों, क्योंकि इसका कोई ऐसा पैरामीटर फिक्स नहीं है। आपने जो 1/3 लिखा है, अब चेक करने वाले को अगर आपने कहीं 1-2 शब्द वर्तनीगत दृष्टि से ठीक नहीं लिखे, या आपने जो संक्षिप्तीकरण किया उसको पूरा अच्छा फिट नहीं लगा कि नहीं यार इसमें यूं और कुछ होना चाहिए था, तो आप देखिए वहां वो नंबर कटने वाले हैं। हाँ, शीर्षक में जरूर अगर आपने ठीक शीर्षक लिखा है तो उसका नंबर पूरा मिल जाएगा, लेकिन संक्षिप्तीकरण हो या वृद्धिकरण हो या फिर ड्राफ्टिंग हो, ड्राफ्टिंग का अपना नंबर है, कंटेंट का भी अपना नंबर है अंदर, लेकिन आप सोचिए इसमें 50 में से 50 अंक प्राप्त नहीं होते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है कि किसी भी अभ्यर्थी को 50 में से 50 नहीं मिले हैं, लेकिन इससे पहले वाले भाग में 50 में से 50 अंक बहुत से विद्यार्थियों ने अर्जित किए हैं और आप भी अर्जित कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, एक एक टॉपिक को कई उदाहरणों के साथ आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, अब आप देखिए उसके बाद हमारा तीसरा जो भाग है, तीसरा भाग महत्वपूर्ण भाग है ये भी, और इसमें प्रायः 2 प्रश्न आते हैं और अंक कितने हैं, 20, यानी 10-10 अंक के जो हमारे पास 2 प्रश्न आने हैं, 10 अंक के 2 प्रश्न। ठीक है, अच्छा हुआ पहले एक ही प्रश्न आया करता था,
है ना, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा लिखना होता था। एक प्रश्न आता तो 20 में से आप सोचिए अधिकांश नंबर क्या देते, हमें 10 नंबर दे देते, 12 नंबर दे देते, है ना। अब थोड़ा और 1-2 नंबर का इजाफा होता है ना, क्योंकि 2 प्रश्न कर दिए गए हैं। तो निबंध लेखन शब्द सीमा क्या है, 100 से 150 शब्दों में लिखना है। 100 शब्दों को अगर हम माने तो भाई 10 लाइन, आपकी जो कॉपी आपको वहां मिलेगी उसमें अपन 10 लाइन अधिकतम, और 150 में अधिकतम हम कह रहे हैं कि 15 लाइन में हमको अपनी बात को लिखना है। कैसे लिखेंगे इस पर बात करेंगे। किसी समसामयिक एवं अन्य विषय पर 2 निबंध लिखना है। इसका मतलब एक निबंध तो आएगा समसामयिक, किसी भी टॉपिक के ऊपर हमको लिखना है, जो करंट इशू है उसके ऊपर हमको बात करनी है। और एक लिखेंगे, वो किस पर लिखेंगे, अन्य विषय, यानी कोई सा भी एक विषय हो सकता है, ठीक है। मेरा प्रिय कवि भी हो सकता है ना, हिंदी का प्रिय कवि भी हो सकता है, तो वो हमको देखना है। अब आप देखिए क्या इस पार्ट में भी पूरे अंक मिलते हैं क्या, तो उत्तर यही है कि पूरे अंक नहीं मिलते हैं, इसमें भी नहीं मिलते हैं। लेकिन हम अधिकतम अंकों को प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते हमारी वर्तनी और लेखनी दोनों में ऐसा संतुलन बिठाएंगे कि जो भी हमारी कॉपी को चेक कर रहे होंगे वो कहीं न कहीं हमसे सम्मोहित हो जाएंगे, है ना। हमारी शक्ल से सम्मोहित होने वाले नहीं है ना, लेकिन वो अगर हमारी लेखनी और वर्तनी के ऊपर गौर करेंगे तो निश्चित तौर पर हम उनको आकृष्ट कर लेंगे। इसके लिए हमको अभ्यास करना है। मित्रों, मैं ये कह रहा हूं कि 50 और 20 टारगेट है हमारा, कितना, 120 अंक। इस 120 अंक में हम 110 अंक प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा और देखता हूं तो 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ये जहां तक मैं मानता हूं, जो पुराने कॉपीज कहीं न कहीं देखने को मिली, अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमने ये स्कोर हिंदी में किया है तो इसको बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है ना, बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। और हमारे मेंस में जो नंबर प्लस होने चाहिए, ये विषय आपको बहुत सहयोग करने वाला है। इसलिए हिंदी जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा 9वीं से 12वीं तक पुस्तक आपके सामने रख रहा हूं। 9वीं से 12वीं तक हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध पुस्तक जो नवीनतम प्रचलित है, सभी विद्यार्थियों को इस पुस्तक को एक बार पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। इसमें जो प्रशासनिक शब्दावली है, विलोम शब्द है ना, इसमें जो उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है ना, इसमें जो शब्द युग्म है, वो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सबको बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, है ना। इससे हम शुरुआत करें। और भी पुस्तकें मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं, लेकिन आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि हम हिंदी की तैयारी आखिर कहां से शुरू करें और कैसे करें। तो इस पुस्तक से आप शुरू कर दीजिएगा और प्रत्येक बिंदु को, मैंने आपसे कहा था भाग अ में हमारे पास जितने अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय के 5 उदाहरणों को प्रतिदिन लिखना प्रारंभ कर लीजिएगा। आपको समझाने का काम भी किया जाएगा, आप स्वयं भी पढ़ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन जीरो से आपको हिंदी विषय का ज्ञान देने का मैं प्रयास करूंगा। और आप सभी मित्रों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी करूंगा। मैं मधुरम हिंदी ऐप पर RS मेंस स्पेशली हिंदी लॉन्च करने वाला हूं बहुत शीघ्र, और बहुत ही न्यूनतम शुल्क में बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की कक्षाओं के साथ लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी को अंजाम देने के लिए, धार देने के लिए तैयार हो जाइए। और आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं करता हूं। कब से शुरू करूं, तो बस अभी से शुरू कर दीजिए। जिस समय आप मेरे इन शब्दों को सुन रहे हैं, बस उसी दिन से आप लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब सारा दारोमदार आपकी लेखन शैली पर है। और आपकी लेखन शैली को ये मधुरम हिंदी ऑनलाइन का जो प्लेटफॉर्म है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है, ये आपका सहयोग करने वाला है। बहुत अच्छे व्यक्तित्वों से आपको मिलाऊंगा, बहुत सारे ड्राफ्टिंग्स यहाँ पर खुद करके आपको समझाऊंगा। और एक एक बिंदु पर आज केवल हमने सतही तौर पर चर्चा की है,
मैं इससे आगे एक एक बिंदु को विश्लेषण और पुराने पेपर्स को हल कराते हुए किस बिंदु पर कितने प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आया है इसके विश्लेषण के साथ आपके समक्ष उपस्थित होने वाला हूं। तब तक आप हिंदी की शुरुआत कीजिएगा। आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि अधिकाधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो आप ही को करना है। मुझे तो बस मेरे स्टूडियो में, जो आपका स्टूडियो है, उसमें बैठकर आपको पढ़ाने की तैयारी करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।